हेलो दोस्तों, मैं AK स्वागत करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं IRT पॉलीटेक्निक केमिस्ट्री के चैप्टर 1 की। इसमें हम बात करेंगे, पहला हमारा चैप्टर होगा द्रव और इसकी अवस्थाएं। ये केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है। इसमें हम बात करें सबसे पहले द्रव। द्रव क्या है? वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिसमें भार होता है, जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा देख सकते हैं, द्रव कहलाती है। हम इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, स्थान घेरती हैं और यह भार होता है। यही हमारी दो चीज़ें हैं, स्थान घेरती है और भार होता है। जैसे कि सॉलिड, बर्फ़ में हम देखेंगे तो बर्फ़ में स्थान घेरती है, उसमें भार भी होता है। और वैसे ही हमारा लिक्विड है, लिक्विड में भी हमारा स्थान घेरता है और भार भी होता है। और गैस को हम किसी बर्तन में रख गए, उसका भार दिखा जाएगा और हम उसे महसूस भी कर सकते हैं, मतलब उसका स्थान भी होगा, भार भी होगा। फिर आता है हमारा भार और द्रव्यमान। भार और द्रव्यमान क्या है? पृथ्वी, जिस बल से पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे भार कहते हैं। मतलब कि हमें भार में 9.8 से गुणा करना होगा, 9.8 से वह हमारा भार होगा। इसका मान पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है, क्योंकि 9.8 जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो हर जगह सेम नहीं रहता, कहीं कम रहता है तो कहीं ज़्यादा रहता है। इससे इसका भार बदलता रहता है। लेकिन किसी वस्तु में विद्यमान द्रव के संपूर्ण परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। मतलब द्रव्यमान जो हमारा होता है वो होता है फिक्स रहता है। द्रव्यमान हमारा हर जगह फिक्स रहता है, क्योंकि इसमें 9.8 का गुणा नहीं करना। ये हमारा भार का फार्मूला है, W = mg, जहाँ W भार है और ये हमारा द्रव्यमान है और G गुरुत्वीय त्वरण। ये बदलता रहता है, ये स्थान के हिसाब से बदलता रहता है। कहीं आपको 9.8 रहेगा तो कहीं आपको 10 मिल जाएगा, कहीं 9.7 मिल जाएगा। ऐसे ये आपको बदलता रहेगा हर जगह पर। चलते हैं हम अगले टर्म पर बात करते हैं। अब अगला हमारा आता है ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? हमारा आता है ऊर्जा। ऊर्जा किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मतलब कि हम कितनी स्पीड में कार्य करते हैं, वही हमारी ऊर्जा। अगर हमारी ऊर्जा ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा तेज़ काम करेंगे, और अगर हमारी ऊर्जा कम होगी तो हम ज़्यादा तेज़ काम नहीं कर पाएंगे। इसका ना तो भार होता है ना ही आकार। ये आपको ध्यान में रखना है कि ऊर्जा का ना ही भार होता है और ना ही आकार होता है, मतलब कि ये भारहीन होता है। लेकिन हम इसे महसूस कर सकते हैं। महसूस कैसे करेंगे? अगर हम ज़्यादा तेज़ कार्य करें तो हमारे अंदर ऊर्जा की क्षमता ज़्यादा है। अगर हम धीम काम करें तो हमारे अंदर उतनी ऊर्जा नहीं है। फिर हमारा आता है आइंस्टीन के अनुसार, यदि द्रव्य नष्ट होता है, मतलब कि तो उसके समतुल्य निर्मुक्त ऊर्जा होती है। मतलब अगर हमारा द्रव्य नष्ट होता है तो उसके समतुल्य ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये हमारा समीकरण है जो आइंस्टीन ने दिया था। इस समीकरण का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसे फार्मूला आएगा सवाल करने के लिए। अतः द्रव्यमान के संबंध के लिए आइंस्टीन ने निम्न समीकरण दिया, जो ये है कि E = mc², जहाँ E उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा, m नष्ट हुआ द्रव्यमान और प्रकाश का वेग 3×10⁸ ये कांस्टेंट रहेगा। ये कांस्टेंट रहेगा 3×10⁸। चलते हैं अगले। फिर आता है हमारा द्रव्य की अवस्थाएं। वैसे सामान्यतः हमें द्रव्य की 3 ही अवस्थाएं पढ़ाई जाती है, लेकिन होती हैं 5। कौन सी होती है? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, प्लाज्मा अवस्था, बोस-आइंस्टीन कंडेंसन। ये 2 अवस्थाएं हमें ज़्यादा नहीं पढ़ाई जाती, ये 2 अवस्थाएं। फिर हमारा आता है ठोस अवस्था। द्रव की अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। मतलब कि इसमें आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होगा। देखिए, इसमें सारे द्रव के कण एकदम पास-पास में, इसमें जगह बहुत कम होता है। इसमें जगह बहुत कम होता है, क्योंकि देखिए इसमें जगह आपको दिख ही नहीं रहेंगी। फिर आता है हमारा द्रव अवस्था, जिस द्रव की अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, क्योंकि आप द्रव में को कहीं भी रखेंगे वह उसका आकार लेगा, लेकिन उसका आयतन निश्चित होगा। अगर 1 लीटर है तो 1 ही लीटर है, उसको चाहे बर्तन में रखिए चाहे जहाँ रखिए, इसका आकार बदल जाए लेकिन आयतन इसका निश्चित रहता है। फिर आता है हमारा गैस अवस्था। द्रव की अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों ही निश्चित नहीं होते। गैस को आप जिस बर्तन में रख लेंगे वह उसकी आकार में हो जाएगा, उसका आयतन भी बदल जाएगा उस हिसाब से। क्योंकि अगर आप इसको भगोले का आयतन निकालेंगे तो पूरे भगोले में फैल जाएगा, इसको बेलनाकार में रखेंगे तो पूरे बेलनाकार में बदल जाएगा। इस हिसाब से उसका आकार बदलता रहेगा, और आयतन निकालेंगे तो भी फार्मूले के हिसाब से उसका ये भी बदल जाएगा। फिर हमारा आता है द्रव की अवस्था में परिवर्तन। द्रव की अवस्था में परिवर्तन का मुख्य कारण उनमें उपस्थित अणुओं की गति ऊर्जा में परिवर्तन है। मतलब कि
अणुओं की अवस्था में परिवर्तन का मुख्य कारण उसके गति ऊर्जा में परिवर्तन है। और तापमान बढ़ने पर अणुओं की गति ऊर्जा में वृद्धि होती है। मतलब अगर तापमान बढ़ाओगे तो अणु बहुत जल्दी जल्दी दूर दूर भागेंगे। मतलब उसके अंदर का आंतरिक आकर्षण बल कम होता जाएगा। अगर तापमान घटाएंगे तो अणुओं की गति ऊर्जा में कमी होगी। अगर आपको ठंडा करेंगे तो अणु पास पास आएंगे, मतलब उसकी गति ऊर्जा धीमी होती चली जाएगी। गलन, आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। अगर ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव में बदलेगा, द्रव को और गर्म करेंगे तो वो गैस में बदलेगा। अगर ठोस को डायरेक्ट गैस में तो ऊर्ध्वपातित हो रहा है। अगर गैस से द्रव में हो रहा है तो संघनन हो रहा है। ऐसे ऐसे हमारा सब कुछ बदलता रहता है। फिर आता है हमारा गलन। गलन क्या है? वह निश्चितता जिस पर कोई द्रव अपनी ठोस अवस्था से पूर्व में द्रव अवस्था में प्राप्त हो जाता है। मतलब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में, यहाँ संगलन है चाहे गलन, दोनों एक ही हो जाएगा। तो हमारा जो द्रव का गलन हो, ठोस का जो गलन होता है वो था 0 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा बर्फ का है। बर्फ का गलन हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर हमारा आता है बल्कि 100 डिग्री। फिर आता है हिमांक। वह निश्चितता जिस पर कोई द्रव अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित अर्थात जम जाता है, उस द्रव का हिमांक कहलाता है। जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इस बात को आप याद रखना। अशुद्धि की उपस्थिति में हिमांक घट जाता है। मतलब अगर आप अशुद्धियाँ मिला देंगे तो हिमांक -1 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारा हिमांक। फिर हमारा आता है क्वथन। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है या वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। आप कुछ में सिर्फ इतना याद रखना जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू हो जाता है। अशुद्धि की उपस्थिति में क्वथनांक बढ़ जाता है। मतलब कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो अशुद्धि मिलाने पर वो 112 हो सकता है, 100 से आगे हो जाएगा, 101 हो सकता है, कुछ ऐसे हो जाएगा। फिर हमारा आता है वाष्पन। किसी ताप पर द्रव के वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पन कहलाती है। मतलब द्रव को अगर और गर्म करेंगे वो उबलने के बाद वाष्पन में बदलता चला जाएगा। फिर हमारा जो आता है वो आता है ऊर्ध्वपातज। ऊर्ध्वपातज किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वो द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। मतलब जैसे ये ठोस है, अगर इसको गर्म करते गए तो एक अवस्था इसकी आ जाएगी तो ये सीधा गैस में बदल जाएगा। मतलब ये द्रव में नहीं बदलेगा, सीधा गैस में। वही आता है हमारा ऊर्ध्वपातज। ऊर्ध्वपातज में आता है हमारा जैसे कपूर। अगर आप कपूर को गर्म करते हैं तो सीधा गैस में बदल जाता है, ना कि वो द्रव में आता है। क्योंकि कपूर जलाते हैं तो वो सीधा उड़ जाता है। आप इसको एक बोतल में या शीशे के बर्तन में रख कर देख सकते हैं, वो आपको जमा दिखा है। जब आप उसमें आग लगाकर उसके ऊपर ग्लास से बंद कर देंगे, लेकिन ऑक्सीजन जाए नहीं तो आग बुझ जाएगी। फिर आता है हमारा द्रव अणुगति के सिद्धांत। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें जो हमारा पहला है वह है द्रव अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। जो कण स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, जैसे कि ये सब कण हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, लेकिन परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, कण रह सकते हैं। मतलब कि अणु छोटे छोटे कणों से मिलकर जो अणु कहलाते हैं, यह जिसे इन कणों को अणु कहते हैं। एक ही द्रव के समस्त प्रकार के अणुओं के गुणधर्म समान होते, जबकि विभिन्न द्रव के अणुओं के गुणधर्म समान नहीं होते। जैसे कि आपको अगर पानी का लेंगे H2O और CO2, CO2 के हर कण का जो गुणधर्म होगा वो समान होगा, और H2O के हर कण का गुणधर्म समान होगा, या कहे अणुओं का गुणधर्म समान होगा। लेकिन H2 और CO2 के गुणधर्म आपस में समान नहीं होंगे। लेकिन जैसे कि जल का काम क्या है, पानी है, ये गैस है, इनके गुणधर्म आपस में अलग अलग हैं। लेकिन इनमें जो तत्व हैं उनके भी गुणधर्म अलग अलग रहते हैं। जैसे कि CO2 में कार्बन कुछ अलग का गुणधर्म है और ऑक्सीजन का कुछ अलग गुणधर्म है। फिर आता है द्रव अणुगति के सिद्धांत का अगला ही। यहाँ हमारा ये पहला था, ये हमारा पहला था, ये हमारा दूसरा था, अब ये हमारा तीसरा है। तीसरा, द्रव के अणुओं के मध्य रिक्त स्थान होता है जिसे आंतरा आणविक स्थान कहते हैं।
ये आपको ये ध्यान रखना। अंतराणिक स्थान मतलब अणुओं के अंदर का स्थान। जैसे देखेंगे गैस में बहुत ज़्यादा है, देख रहे हैं यहाँ एक कण यहाँ, एक कण यहाँ, एक कण है, और इनके अंदर देख ले कितना स्थान बचा है। फिर आता है हमारा लिक्विड। लिक्विड में आप देखेंगे कि थोड़ा सा है, थोड़ा जगह बचा है। लेकिन भाई हमारा ठोस में जब आता है, ठोस में देख रहे हैं कि इसमें बहुत कम स्थान बचा है। ये सिर्फ कंपन कर सकते हैं, ये कंपन कर सकते हैं बस, ये कंपन करेंगे बस। इनके अणु दूर दूर नहीं जाएंगे, इसके अणु थोड़ा दूर जाएंगे, लेकिन इसके अणु बहुत दूर फैल जाएंगे। अगर हाँ इसमें आप ठोके सिर्फ कंपन किया हो जाएगी, अगर इसको हिलाएंगे तो ये हिलता जाएगा, अगर इसको खोल देगा तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा, इसका तो कोई अता पता ही नहीं रहेगा कि ये कहाँ चला जाएगा। फिर हमारा 4 नंबर का जो आता है, द्रव अणुओं के मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण उनमें स्थिति ऊर्जा होती है। आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, ये आपको यहाँ ध्यान रखना। आकर्षण बल मतलब पास पास आना, और प्रतिकर्षण बल मतलब दूर दूर जाना, ये होता है। इस आकर्षण बल को संसर्जक बल कहते हैं। मतलब चाहे आप आकर्षण बल को या संसर्जक बल, इन दोनों बलों को संसर्जक बल कहते हैं। संसर्जक बल ठोस अवस्था में सबसे अधिक होता है, परंतु गैसीय अवस्था में सबसे कम, क्योंकि ठोस अवस्था में देख रहे एकदम पास पास है द्रव के कण, लेकिन गैस में एक यहाँ है तो एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ है, कुछ इस तरह से चल रहा है। फिर हमारा जो आता है 5वें नंबर, द अणुगति के सिद्धांत। द्रव अणु के निरंतर द्रव के अणु निरंतर गति कहते हैं, जिनके कारण उनमें गतिज ऊर्जा होती है। मतलब गति करेंगे तभी गतिज ऊर्जा होती है, ये तो मानने वाली बात है। गति कर रहे हैं तो गतिज ऊर्जा उसमें लगेगी, गतिज ऊर्जा। ये द्रव अणुगति का सिद्धांत है। फिर आता है हमारा, द्रव का ताप बढ़ने पर उनके गतिज अणुओं की ऊर्जा बढ़ती है। अगर ताप बढ़ाएंगे तो ठोस द्रव में बदल जाएगा, ये आप पहले भी देख चुके हैं। जैसे अगर बर्फ़ को गर्म करेंगे तो पानी में बदलना निश्चित है उसका, ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो गैस में भी बदल जाएगा। ये द्रव अणुगति के सिद्धांत है, इतने सिद्धांत है, आप इसको तैयार कर सकते हैं। फिर हमारा जो अगला आता है परमाणु। परमाणु द्रव का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है या स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, परमाणु कहलाता है। मतलब ये भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र नहीं रह सकता। अगर ये अकेला रहेगा तो ये आपस में ही मिलकर अणु बना लेगा। ये हमारा एक परमाणु है। परमाणु में बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो नाभिक में रहते हैं। ये हमारा प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। ये स्वतंत्र अवस्था में, चलिए आगे। फिर आता है हमारा द्रव का वर्गीकरण। द्रव का वर्गीकरण आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं होगी। द्रव का वर्गीकरण, द्रव पहले 2 भागों में बांटे हैं, शुद्ध पदार्थ और एक हमारा अशुद्ध पदार्थ। फिर शुद्ध पदार्थ जिसका रासायनिक संगठन निश्चित होता है। मतलब कि ये अगर इससे आप बनाएंगे तो आपको पता रहेगा कि H2O में आपको H के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु लेना होगा बस। ये हमारा संगठन इसका निश्चित है ये। फिर आता है हमारा शुद्ध पदार्थ में एक आता है तत्व, एक आता है यौगिक। एक आता है हमारा तत्व और एक आता है यौगिक। तत्व यौगिक के बारे में आप जानते ही हैं। फिर हमारा तत्व को हम 3 भागों में बांटते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। धातु की संख्या लगभग 93 है और अधातु की संख्या लगभग 17 के आसपास है, और उपधातु की संख्या 6 या 7 है, कुछ इस प्रकार से है। इसकी संख्या 93 से या 95 के आसपास कुछ है। फिर आता है हमारा यौगिक। यौगिक का भी इसमें धातुओं के संयोग से मिलकर बनता है। फिर आता है हमारा अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ जिनका संगठन निश्चित नहीं रहता है। समांगी मिश्रण, अगर इस मिश्रण एक समान रूप से मिल, जैसे चीनी और पानी,
अब इस्मांगी मिश्रण में जैसे आता है हमारा बालू, और बालू में कंकड़ मिला दो, ऐसे कुछ हो जाता है। इसका आगे आगे बात करते हैं हम। फिर आता है हमारा धातु, अधातु और उपधातु। धातु, धातु क्या है? ऐसे तत्व जिनमें धात्विक चमक, उच्च उष्मा चालकता, विद्युत चालकता, आघात वर्धनीयता, तनन आदि गुण पाए जाते हैं। मतलब धातु में अधिकतर गुण पाए जाते हैं। जैसे धातुओं में उदाहरण कौन है? इलकली धातु, इसका परमाणु क्रमांक है 3, 11, 19, 37, 57, 87। ये आपके धातु हैं। ये यहाँ पर परमाणु क्रमांक है इसके धातुओं के। आप इसमें गिन लेंगे तो ये 93 से 95 के आसपास में है। फिर आता है हमारा अधातु। विद्युत और ऊष्मा कुचालक होते हैं। इसका पहला गुण है भंगुर होते हैं, धातु की तरह पीटे नहीं जा सकते। मतलब अगर इसको पीटेंगे तो ये टूटते चले जाएंगे, ऐसा ऐसा टूट के बिखर जाएंगे ये। लेकिन धातु नहीं टूटेंगे, ये चादर के रूप में से पतले होते चले जाएंगे। इनमें चमक नहीं होती, केवल ग्रेफाइट को छोड़कर। मतलब ग्रेफाइट जैसे हमारा पेंसिल के नोक है, वो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट को छोड़कर सभी अधातु चमक में नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अधिकतर ग्रहण करते हैं। ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। ये अधातुओं के कुल गुण हैं। अगर इसके उदाहरण की बात करें, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, आयोडीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन द्रव अवस्था में रहेगा, आर्गन, हीलियम, नियान, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान, रेडियोधर्मी। ये हमारे अधातु कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 17-18 के आसपास ये हैं। फिर हमारा आता है उपधातु। धातु और अधातु दोनों गुण होते हैं। मतलब इनमें धातुओं के गुण भी होंगे, अधातुओं के गुण भी होंगे, जिसके कारण ना इनको धातुओं में बांट पाए ना अधातुओं में, इसलिए इनको उपधातु नाम दिया गया। विद्युत के अर्धचालक होते हैं। मतलब इनमें ज़्यादा विद्युत होने से ये विद्युत को रोकते हैं, थोड़ा सा पास करते हैं। भंगुर होते हैं लेकिन कुछ हद तक चमकदार भी होते हैं। मतलब देख रहे हैं, भंगुर भी है लेकिन कुछ हद तक चमकदार है। ये भंगुर है, चमकदार नहीं, ये चमकदार है, भंगुर नहीं है। लेकिन इनमें दोनों है, इसलिए ये उपधातु होते हैं। रासायनिक अपक्रियाओं में धातु और अधातु की तरह व्यवहार करते हैं। मतलब ये रासायनिक अपक्रियाओं में कहीं पर धातु की तरह व्यवहार करेंगे तो कहीं अधातु पर। ट्रांजिस्टर, चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, मतलब इनका इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में अधिकतर उपयोग में लेते हैं। इनका अगर उदाहरण देखें तो बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम। ये हमारा पोलोनियम रेडियोधर्मी है। फिर आता है हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, इम्पोर्टेंट है ये। तत्वों का मुख्य स्रोत भूपर्पटी है। भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, जो कि एक अधातु है। मतलब ये अधातु में सबसे अधिक पाया जाता है, आपको ये ध्यान में रखना है। फिर आता है एल्युमिनियम, भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। ऑक्सीजन हमारा अधातु है और ये हमारा धातु है। ये आपके क्वेश्चन में जरूर आता है। फिर हमारा यहाँ पर आता है यौगिक। यौगिक वे पदार्थ जो दो या दो अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं। आपको इतना याद रखना है, दो या दो से अधिक तत्व अनिश्चित मात्रा में संयोग करते हैं। इतना आपको याद रखना है यौगिक में। यौगिक कहलाते हैं, उदाहरण के लिए जल H2O। H2O में क्या है? दो तत्व हाइड्रोजन के हैं और एक तत्व ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ये आपको हमने पहले ही बताया था। फिर आता है हमारा NaCl। NaCl, इसमें सोडियम के एक अणु और क्लोरीन के एक अणु से मिलकर नमक यानी NaCl बनता है। यौगिकों के गुणधर्म उनके अवयवी गुणधर्मों से भिन्न होते हैं। जैसे आप देखेंगे H2O ऑक्सीजन भी जलाती है और हाइड्रोजन भी जलती है। मतलब इन दोनों तत्वों का काम है जलना जलाना, लेकिन ये जब जल बनते हैं तो ये आग को ही बुझा देते हैं। मतलब एकदम विपरीत गुणधर्म रख रहे हैं। मतलब यौगिक के गुणधर्म उनके अवयवी गुणधर्मों से विभिन्न होता है। इससे आपको देखकर पता चल रहा है जल से। फिर आता है हमारा वायु के क्रिया के आधार पर यौगिक विभिन्न निम्न प्रकार के होते हैं। यहाँ आपका एक अलग से टॉपिक चल रहा है।
पहला था उत्फुल्ल पदार्थ। वे क्रिस्टलीय यौगिक जो वायु में रखने का अपना संपूर्ण क्रिस्टल जल को दे देते हैं, यानी जल में उपस्थित वायु को दे देते हैं, उत्फुल्ल पदार्थ कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में देख रहे हैं फेरस सल्फेट, ये कैसे करता है, हवा में रखने पर अपना जल खो जाता है और सफ़ेद फेरिक सल्फेट बनाता है। मतलब इसका पहले ये था, पहले फिर ये हो गया। फिर आता है हमारा फिटकरी। फिटकरी क्या, धीरे धीरे पानी खोकर इसका क्रिस्टलीय रूप बदल जाता है। फिर आता है हमारा धावन सोडा। हवा में रखने पर यह अपना जल छोड़ देता है और इसमें परिवर्तित हो जाता है। ये आप उदाहरण भी देख रहे हैं, पूरा उदाहरण भी व्याख्या कर दिया गया है। फिर आता है हमारा आर्द्रता ग्राही पदार्थ। वे यौगिक जो नम वायु में रखने पर वायु से नमी ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। आपको ये दो चीज़ रखना याद रखना, हाइड्रेट या हाइड्राइड, परंतु संतृप्त विलयन नहीं बनाते, आर्द्रता ग्राही पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण में अगर इसका उदाहरण और विश्लेषण देखें तो निर्जल कॉपर सल्फेट यह सफ़ेद रंग का होता है, हवा में उपस्थित नमी को अवशोषित करके नीला क्रिस्टलीय हाइड्रेट कॉपर सल्फेट बनाता है। देख ले इसमें हाइड्रेट बना रहा है जो कि यहाँ ये लिखा है। फिर आता है हमारा बुझा चूना। यह वायुमंडलीय नमी को अवशोषित कर बुझा चूना में बदल जाता है। बिना बुझा चूना अगर उसको खुले में रख देते हैं वो बुझा चूना, मतलब ये वायु से पानी को सोख लेगा। फिर आता है निर्जल सोडियम कार्बोनेट। यह हवा में मौजूद नमी को सोख कर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसमें भी हाइड्रेट ये बना रहा है, में परिवर्तित हो जाता है। फिर आता है हमारा प्रस्वेद पदार्थ। वे यौगिक जो नम वायु में रखने पर वायु से नमी ग्रहण करके संतृप्त विलयन बना लेते हैं, प्रस्वेद पदार्थ कहलाते हैं। यौगिक का गुण प्रस्वेदन कहलाता है। अगर इसका उदाहरण देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हवा में रखे जाने पर यह नमी करके तरल रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर आता है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वातावरण से नमी खींच कर द्रव में बदल जाता है। फिर आता है हमारा कैल्शियम क्लोराइड निर्जल CaCl2, यह बहुत अधिक जल अवशोषक है और अक्सर हवा से नमी सोखकर तरल बदल जाता है। ऐसे ही हमारा फिर फेरस क्लोराइड है, नमी सोखकर द्रव में बदल जाता है। अब यहाँ पर एक मुख्य अंतर है उत्फुल्ल और प्रस्वेद पदार्थ में। उत्फुल्ल पदार्थ पाउडर में बदलते हैं नमी सोखकर, और प्रस्वेद पदार्थ नमी सोखकर द्रव में परिवर्तित। आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये बात एकदम इम्पॉर्टेंट समझ लीजिए। फिर आता है हमारा अशुद्ध पदार्थ। ये अभी शुद्ध पदार्थ में चल रहे थे, पूरा तत्व और यौगिक को लेकर। फिर हमारा जो अशुद्ध पदार्थ आता है वो होता है दो या दो से अधिक पदार्थ बिना रासायनिक परिवर्तन के भौतिक रूप में मिलाए जाते हैं, तो उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण के प्रत्येक घटक अपने मूल कणों को बनाए रखता है। मतलब कि जैसे कि आप पहले H2O में देखे थे शुद्ध पदार्थ में, इनमें प्रत्येक अवयव अपना गुणधर्म बदल दिए थे, लेकिन मिश्रण में ऐसा नहीं होता है, इसमें अपना गुणधर्म बचा के रखता है। ये होता है मिश्रण, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी और दूसरा होता है हमारा विषमांगी। समांगी क्या है, जिन मिश्रणों के सभी घटक समान रूप से फैले होते हैं और हर भाग में समान संरचना होती है, उन्हें समरूपी मिश्रण भी कहते हैं। मतलब कि समांगी मिश्रण को समरूपी मिश्रण भी कहते हैं। जैसे नमक और पानी का घोल, अगर पानी में नमक घोलने के तो ऐसा नहीं होगा कि एक जगह आपको ज़्यादा नमक लगेगा, आपको एक जगह कम नमक लगेगा, ऐसा नहीं होगा। आपको हर जगह समान नमक की मात्रा मिलेगी। ऐसे हमारा चीनी पानी भी है, वायु में गैसों की मात्रा पेट्रोल व डीजल सब हैं। विषमांगी मिश्रण आता है जिन मिश्रणों के घटक असमान रूप से दिखाई देते हैं, मतलब कि आप उन्हें पहचान भी लेंगे। इन्हें विषम रूपी मिश्रण भी कहते हैं। जैसे रेत और पानी ये मिलेंगे नहीं, तेल में पानी यह भी अलग दिखेगा, सलाद में नींबू टमाटर खीरा मिर्चा जो भी मिलाएंगे वो भी आपको अलग ही दिखेगा। कंक्रीट मतलब आपको जो मसाला बनाते हैं घर बनाने के लिए, उसमें बालू सीमेंट पानी आदि का मिश्रण, वो भी आप आसानी से देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या मिलाया गया है। द्रव पदार्थों में होने वाले परिवर्तन ये मुख्यतः दो रूप में होते हैं। पहला होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या है, जिन परिवर्तन में केवल भौतिक रूप स्वरूप, मतलब जैसे कि आकार रूप घनत्व अवस्था बदलता है, लेकिन उसकी रासायनिक संगठन वही रहता है। मतलब इसका रासायनिक रूप से नहीं बदलता है, मतलब कि आप इसको पुनः
उसी अवस्था में ला सकते हैं जिस अवस्था में पहले था। जैसे कि बर्फ़ को गर्म करेंगे तो पानी में बदलेगा, पानी को फिर ठंडा कर देंगे तो वो बर्फ़ में बदल जाएगा। ये हमारा भौतिक परिवर्तन है। इसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, क्योंकि हम इसको पुनः उसी अवस्था में ला रहे हैं, इसलिए नया पदार्थ कोई नहीं बन पाता इसमें। फिर यह परिवर्तन आमतौर पर उलटने योग्य होता है, मतलब रिवर्सिबल। जैसे बर्फ़ को पानी बनाया तो पानी को हम सीधा बर्फ़ में भी बदल सकते हैं, मतलब कि रिवर्सिबल होता है। इसमें पदार्थ के अणु या परमाणु पुनः संयोजित नहीं होते हैं, ऊर्जा का अधिक प्रयोग नहीं होता, ये इसका गुण है। अगर उदाहरण की बात करें, जैसे कि बर्फ़ का पिघलना, पानी का वाष्पीकरण, जल को गर्म करेंगे वाष्प में बदलना, वाष्प को ठंडा कर देंगे जल में बदलना, ऐसे कुछ। कागज़ को मोड़ना या फाड़ना, कांच का टूटना, लोहे का पीट कर चादर बनाना, पानी का नमक में घुलना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। जैसे कि बल्ब का जलना, चावल का पकना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। फिर आता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जिन परिवर्तन में पदार्थ का रासायनिक संगठन बदल जाता है और एक नया पदार्थ बनता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन में क्या था, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, लेकिन इसमें वो बन जाता है। इसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। इसमें जरूरी नहीं कि एक ही पदार्थ बनेगा, एक भी बन सकता है, दो भी बन सकता है, तीन भी बन सकता है, कुछ इस तरह से। यह परिवर्तन आमतौर पर अपवर्तनीय हो, मतलब इरिवर्सिबल नहीं होंगे। मतलब कि जैसे इसमें था कि पानी को गर्म करें, वाष्प को ठंडा करेंगे पानी, लेकिन इनमें ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें परमाणु की पुनः संरचना होती है, मतलब कि इसमें इसकी संरचना बदल जाएगी। जैसे कि नया पदार्थ बनेगा तो उसकी संरचना कुछ और रहेगी। ऊर्जा, गर्मी, प्रकाश, ध्वनि या उत्सर्जन का अवशोषण होता है, मतलब कि ये कुछ ना कुछ अवशोषण करेंगे। जैसे दूध से दही बनना, लेकिन दही से दूध का नहीं बनना, लोहे का जंग लगना, लकड़ी का जलना, सब्जियों का सड़ना, खाना पकना। खाना पकना अलग बात है, लेकिन इसमें चावल पकना नहीं है। मैग्नीशियम के रिबन का जलना, ये सब है। फिर आता है हमारा भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, मतलब कि रिवर्सिबल, जो आपको पहले बताए थे। उदाहरण के लिए बर्फ के पिघलने पर जल बनता है, जिसे पुनः 0 डिग्री तक ठंडा करने पर बर्फ प्राप्त होती है। अर्थात भौतिक परिवर्तन में के पश्चात बने पदार्थ को प्रारंभिक पदार्थ में पुनः प्राप्त कर लिया, ये इसका एक गुण होता है, और इस गुण को उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात अपक्रिया में परिवर्तन के पश्चात बने पदार्थ से प्रारंभिक पदार्थ को पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता। उदाहरण, दूध से दही बनता है तो दही से दूध नहीं बनता। ये आपके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है। फिर जो हमारा आता है वो होता है अपरूपता। अपरूपता जैसे अपरूपता वे पदार्थ जो एक ही तत्व से बने होते हैं, पर उनकी संरचना और रासायनिक संगठन भिन्न भिन्न होते हैं, अपरूप पदार्थ कहलाते हैं। यह गुणधर्म अपरूपता कहलाता है। जैसे कार्बन देखेंगे, हीरा ग्रेफाइट, ऑक्सीजन का ओजोन, ये पूरे कार्बन के हैं तीनों। ये फुलेरिन है, ये डायमंड है, हीरा, ये ग्रेफाइट मतलब पेल्सिन की नोक है। ये आपको ये यार अपरूप मतलब एक ही तत्व से बने होंगे, तत्व एक ही होगा और संरचना अलग अलग होगी। जैसे ये भी कार्बन का ही है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, तीनों कार्बन ही है, लेकिन इनकी संरचना के हिसाब से इनके गुणधर्म भी थोड़े अलग हो गए हैं। फिर यहाँ से हमारा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है, पहला द्रव के तीनों अवस्थाएं में विभिन्न परिवर्तन के गुणधर्म है। ये पहला अंतर आणविक आकर्षण स्थान, मतलब कि अणुओं के मध्य का स्थान, जैसे कि ठोस में सबसे कम होता है, फिर द्रव में उससे अधिक, गैस में सबसे अधिक होता है। फिर आता अंतर आणविक आकर्षण बल, मतलब कि आपके जिसमें अंतर अणु का स्थान ज़्यादा रहेगा उसमें आकर्षण बल भी अधिक रहेगा, तभी ऐसा। लेकिन देख लीजिए आपको ठोस में सबसे कम, द्रव में उससे ज़्यादा, ठोस में सबसे ज़्यादा, क्योंकि ठोस में अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे कम रहता है। अगर ये कम, ये ज़्यादा रहेगा तो ये कम रहेगा, ये कम रहेगा तो ये ज़्यादा रहेगा। ये दोनों एक दूसरे को समझ लिए उल्टा काम करते हैं। जैसा ठोस में
अंतराणु का स्थान कम है तो उनका आकर्षण बल अधिक रहेगा। फिर स्थिति ऊर्जा गैस में सबसे ज़्यादा, क्योंकि गैस में स्थान बहुत अधिक होता है, अणु ज़्यादा दूर तक गति करते हैं। द्रव में उससे कम होता है, ठोस में सबसे कम होता है। स्थिति ऊर्जा फिर था गति ऊर्जा के बढ़ने का क्रम। अगर सबसे कम पहले इसमें होता है, फिर इसमें होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें बढ़ता है गैस में। इसको गर्म करेंगे तो अणु बढ़ेंगे तो द्रव बदल जाएंगे, द्रव को गर्म करें और बढ़ेंगे तो गैस में बदल जाएंगे। फिर था घनत्व का क्रम। गैस का घनत्व सबसे कम होता है, द्रव का उससे भी कम, उससे ज़्यादा, गैस का सबसे ज़्यादा, क्योंकि घनत्व का फार्मूला द्रव्यमान बटे आयतन, ये होता है हमारा। फिर आता है हमारा सबसे लास्ट जो आता है टॉपिक, वो बताता है तत्वों के भूपटल में उपस्थित क्रम। मतलब कि पृथ्वी पर कौन तत्व कितनी मात्रा में पाया, सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, ऑक्सीजन। फिर आता है हमारा सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा, फिर कैल्शियम, फिर पोटेशियम अथवा सोडियम, फिर मैग्नीशियम। यहाँ धातु और अधातु नहीं देखा गया है, सिर्फ तत्व देखा गया है, कौन सा तत्व पाया जा रहा है ये देखा गया है। मानव शरीर में उपस्थित क्रम है ये पृथ्वी पर है और ये मानव में है। मानव में जो पहला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, फिर आता है कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन। इतना हमारा चैप्टर था। फिर यहीं से हम अपना चैप्टर ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में हम इसके क्वेश्चन लाएंगे जो IRT पॉलिटेक्निक से इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए आप इसको एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिए और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप उसकी एक नोट्स बना लीजिए। आप उसकी एक नोट्स बना लीजिए अपना, जिससे आपको एग्ज़ाम के टाइम में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करना कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। तब तक के लिए चलते हैं अगली क्लास में, फिर मिलेंगे क्वेश्चन के साथ।